नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। मतलब एक ऐसी मशीन के बारे में जो बनी तो थी 1945 में, लेकिन उसे चलना पड़ रहा है 21वीं सदी की दुनिया में। क्या ये आज भी उतनी ही कारगर है? शुरुआत एक बहुत ही दमदार कहावत से करते हैं, जिसे शशि थरूर ने विंस्टन चर्चिल का जिक्र करते हुए कहा था, लड़ाई करने से बेहतर है कि बैठकर बात की जाए। और सच पूछिए तो यही तो इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का असली मकसद है, एक ऐसा मंच देना जहां देश तलवारों से नहीं बल्कि बातों से अपने मसले सुलझाएं। तो आज हम किन मुद्दों पर बात करेंगे? सबसे पहले इन ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरत ही क्यों है। फिर देखेंगे यूएन की कहानी, जो एक तरह का ग्लोबल एक्सपेरिमेंट था। इसके बाद हम देखेंगे कि दुनिया तो बदल गई, पर सिक्योरिटी काउंसिल क्यों नहीं बदली। फिर बात होगी इसमें सुधार की, और आखिर में हम समझेंगे कि आज की एक सुपर पावर वाली दुनिया में यूएन की क्या जगह है। तो चलिए सीधे पहले सवाल पर आते हैं। आखिर हमें इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरत ही क्यों पड़ती है? देखिए, दुनिया एक है, लेकिन इस पर संकट अनेक हैं। अब कोई ये सोच सकता है कि भाई हर देश अपनी दिक्कतें खुद क्यों नहीं सुलझा लेता। आखिर सब अपने अपने मालिक हैं, अपने फैसले लेने के लिए आज़ाद हैं। तो फिर ये सब मिलकर काम करने की ज़रूरत क्या है? वजह यह है कि कुछ परेशानियां, कुछ संकट पासपोर्ट या वीजा नहीं देखते। वो किसी एक देश की सरहद में नहीं बंधे होते। सोचिए, कोई महामारी हो या फिर ग्लोबल वार्मिंग, आतंकवाद हो या फिर न्यूक्लियर हथियारों का खतरा, कोई भी देश, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों न हो, इनसे अकेले नहीं लड़ सकता। इन सब से निपटने के लिए सबको साथ आना ही पड़ेगा। यूएन के दूसरे सेक्रेटरी जनरल डैग हैमरसोल्ड ने एक बहुत ही कमाल की बात कही थी। उन्होंने कहा था, यूएन इसलिए नहीं बना है कि वो इंसानों को जन्नत में ले जाए, बल्कि इसलिए बना है कि वो उन्हें जहन्नम से बचा सके। मतलब साफ है, इसका मिशन बहुत प्रैक्टिकल है, दुनिया को सबसे बुरे हालात से बचाना। तो इन चुनौतियों का जवाब इतिहास ने कैसे दिया? चलिए, अब दूसरे हिस्से पर आते हैं, संयुक्त राष्ट्र। ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल एक्सपेरिमेंट था, एक ऐसा आइडिया जिसका जन्म दो विश्व युद्धों की तबाही के बाद हुआ। देखिए, यूएन से पहले भी एक कोशिश हुई थी, लीग ऑफ नेशंस के नाम से। इसे पहले वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया था, लेकिन ये दूसरे वर्ल्ड वॉर को रोक नहीं पाया। और जब वो जंग खत्म हुई तो सबको समझ आ गया कि हमें एक नई और ज्यादा मजबूत संस्था की जरूरत है। और यूएन कोई एक दिन में नहीं बन गया। इसकी कहानी 1941 में एटलांटिक चार्टर से शुरू होती है। फिर 1945 में सैन फ्रांसिस्को में इसके नियमों यानी चार्टर को फाइनल किया गया। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया दूसरे विश्व युद्ध के उस भयानक दौर से निकली थी। और आखिर में 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस ने ऑफिशियली काम करना शुरू कर दिया। और यहीं से हमारी कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ शुरू होता है। दुनिया तो बदल गई, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल वो आज भी वहीं की वहीं है। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो मानो 1945 में ही जम गया हो। जरा सोचिए, 1945 और आज की दुनिया में कितना फर्क है। तब दुनिया दो हिस्सों में बटी थी, अमेरिका और सोवियत संघ। आज एक तरह से अमेरिका का दबदबा है। तब वर्ल्ड वॉर 2 के विजेता देशों की चलती थी। आज चीन और भारत जैसे नए पावर सेंटर बन रहे हैं। तब सिर्फ 51 देश इसके मेंबर थे, आज 193 हैं। तब यूरोप की कॉलोनियां थी, आज सब आजाद देश हैं। इतना कुछ बदल गया, लेकिन यूएन का पावर स्ट्रक्चर, खासकर सिक्योरिटी काउंसिल, जस का तस है। कहने को तो इसमें 15 मेंबर हैं, पर असली ताकत तो बस 5 परमानेंट मेंबर्स के हाथ में है। चीन, फ्रांस, रशिया, यूके और अमेरिका। और इन सबकी सबसे बड़ी ताकत है वीटो। मतलब इन 5 में से कोई एक भी अगर ना कह दे तो कोई भी प्रस्ताव पास नहीं हो सकता। बस खेल खत्म। तो अब सवाल ये उठता है कि इस पावरफुल लेकिन पुराने पड़ चुके सिस्टम में सुधार की बात क्यों हो रही है? असल में ये दुनिया की सबसे ऊंची टेबल पर एक कुर्सी पाने की लड़ाई है। ये बहस कोई नई नहीं है, 1992 से चल रही है। लोग कहते हैं कि एक तो इसमें अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे बड़े बड़े इलाकों को सही नुमाइंदगी नहीं मिली है। दूसरा, ये आज की दुनिया की हकीकत को नहीं दिखाता। तीसरा, अक्सर ऐसा लगता है कि इसके फैसले बस कुछ वेस्टर्न देशों के फायदे के लिए हैं। मतलब कुछ पावरफुल देश ही सब कुछ तय कर रहे हैं। तो अगर किसी नए देश को परमानेंट मेंबर बनना है तो क्या-क्या होना चाहिए उसमें? जो बातें सामने आती हैं वो हैं, देश की इकोनॉमी बड़ी हो, मिलिट्री पावरफुल हो,
यूएन के बजट में अच्छा खासा पैसा देता हो, एक बड़ी आबादी वाला देश हो और हाँ, डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स की इज्जत करता हो। अब ये सारी शर्तें पूरी करना किसी के लिए भी आसान नहीं है। इस पूरी बहस को समझने के लिए चलिए एक केस स्टडी देखते हैं भारत की। क्या इंडिया को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए? भारत का दावा काफी मजबूत है। क्यों? क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, एक तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमिक पावर है और यूएन के पीस कीपिंग मिशन यानी शांति अभियानों में हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता रहा है। इंडिया का कहना है कि उसके आने से काउंसिल आज की दुनिया को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करेगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट भी है। कुछ देश इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सवाल उठाते हैं, कुछ को उसकी अपने पड़ोसियों से तनातनी की चिंता है, और फिर एक बड़ा सवाल ये भी है कि अगर इंडिया को सीट मिली तो ब्राजील, जर्मनी, जापान या फिर साउथ अफ्रीका का क्या? वो भी तो लाइन में है। और अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आज की दुनिया में जहां एक ही सुपर पावर है, वहां यूएन का रोल क्या है? क्या ये सच में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत पर लगाम लगा सकता है, या फिर ये सिर्फ एक कागजी शेर बनकर रह गया है? यूएन पर अमेरिका का इतना असर क्यों है? इसकी एक बड़ी वजह है पैसा। यूएन के कुल बजट का 22% हिस्सा अकेले अमेरिका देता है। सोचिए, लगभग 1/4। जाहिर है, जो इतना पैसा देगा उसकी बात में वजन तो होगा ही। पर बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बात पावर की भी है। ये जो वीटो पावर है ना, इसका इस्तेमाल परमानेंट मेंबर्स अपने फायदे के लिए खूब करते हैं, और इस लिस्ट में रूस/सोवियत संघ और अमेरिका सबसे ऊपर हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो अमेरिका के पास कई हथियार हैं, सबसे ज्यादा पैसा वही देता है, सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर है, यूएन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, और यहाँ तक कि कौन सेक्रेटरी जनरल बनेगा इसमें भी उसका अच्छा खासा दखल होता है। तो आखिर हम क्या समझें? क्या यूएन बेकार है? नहीं। भले ही यूएन सीधे सीधे अमेरिकी ताकत को रोक ना पाए, लेकिन ये दुनिया का इकलौता ऐसा मंच है जहां 190 से ज्यादा देश एक साथ खड़े होकर अमेरिकी नीतियों पर सवाल उठा सकते हैं, बहस कर सकते हैं और उस पर लगाम लगाने की कोशिश कर सकते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल, आज की इस आपस में जुड़ी हुई दुनिया में क्या ज्यादा जरूरी है? यूएन में सुधार करके आज की नई ताकतों को जगह देना, या फिर 1945 वाले पुराने ढांचे को ही बनाए रखना, इस डर से कि कहीं बदलाव करने पर सबसे ताकतवर देश ही इसे छोड़कर न चले जाएं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य ही देगा।